Hello guys, welcome to my channel Life Dictionary. In the previous lecture we were studying about Faraday's law, its experiment, Lentz's law, motional EMF and also about eddy current. Now today in this video I am going to explain you about self-induction. So self-induction, inductance and inductor. These three terms are different. ये तीनों की तीनों terms ही different है. Self-induction is a phenomena. Self-induction हमारा phenomena है. Inductor is a device. Inductor is a device and inductance is its property. Inductance is its property. तो चैप्टर 2 में हम ये चीज़ जानते हैं कि कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस एंड कैपेसिटेंस इज इट्स प्रॉपर्टी. कैपेसिटर में क्या होता था कि कैपेसिटर में वो एनर्जी को स्टोर करते थे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है इंडक्टर की. और इंडक्टर इज़ अ डिवाइस which stores energy in the form of magnetic field. कैपेसिटर जो डिवाइस था वो स्टोर करता था एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इंडक्टर यहाँ पे डिवाइस है वो कर रहा है स्टोर एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में. तो ये तीनों के तीनों ही टर्म्स, इंडक्टर, इंडक्शन और इंडक्टेंस, ऑल दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये तीनों की तीनों टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है. तो अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं सेल्फ इंडक्शन होता क्या है. तो सपोज वी हैव अ सोलेनॉइड. हमारे पास एक सोलेनॉइड है, जिसकी ये जो एंडिंग्स है उसे मैंने V वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एक स्विच से कनेक्ट कर दिया. यहाँ पे ये V वोल्टेज की बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट सपोज कर लेते हैं. और ये जो कॉइल है इस सोलेनॉइड के अंदर, ये जो कॉइल है इसका जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा 5 ओम. सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड हमारा ये होता है कि इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल शेप का एक कंटेनर होता है जिसके अंदर बहुत सारी सर्कुलर रिंग्स होती है, सर्कुलर टर्न्स होते हैं. इसका काम क्या होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज़्यादा पैरेलल रखने में हेल्प करता है ताकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट दिखाएं अपना. मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा पैरेलल ट्रैवल करेगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहता है उनका. तो सोलेनॉइड का वर्क यही रहता है, ये हम पहले देख चुके हैं पहले के चैप्टर्स में. तो V वोल्टेज की 10 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी है, ये कॉइल है, और यहाँ पे इस कॉइल का रेजिस्टेंस है 5 ओम. तो एज वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल टू में IR, ये हम जानते हैं. तो हमारा करंट क्या होगा? V अपॉन R 10 अपॉन में 5, करंट हो गया 2 एम्पियर. इस कॉइल के थ्रू जब मैं इस स्विच को क्लोज करूँगा तो इस कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो होगा 2 एम्पियर का फ्लो होगा. तो अब ज़रा सोचिए कि अगर मैं इस स्विच को क्लोज़ कर देता हूँ, अगर मैंने इस स्विच को क्लोज़ कर दिया तो यहाँ पे ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या डायरेक्ट 0 एम्पियर से 2 एम्पियर में कन्वर्ट हो गया है डायरेक्ट, या फिर उसने कुछ टाइम लिया? वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना. तो यहाँ पे क्या होता है कि इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम, इट विल नेवर कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू 2 एम्पियर. ये कुछ ना कुछ सेकंड्स तो लेगा ही, चाहे वो सेकंड मिली एम्पियर हो, माइक्रो एम्पियर हो, माइक्रो सेकंड हो. इतने ज़्यादा कम टाइम भी वो लेता है. जैसे कि हम अपने घर में किसी भी लाइट को ऑन करते हैं, स्विच को क्लिक करते हैं, वो डायरेक्ट लाइट ऑन हो जाती है, लेकिन उसने कुछ टाइम लिया, उस करंट ने फ्लो होने में कुछ ना कुछ टाइम वो हमेशा लेती ही है 100%. तो अगर हम इसका ग्राफ भी देखते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इसने 1 माइक्रो सेकेंड लिया टाइम, इतना टाइम लिया उसने 0 एम्पियर से 2 एम्पियर में कन्वर्ट होने के लिए. अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं
तो यहाँ पे हो गया हमारा करंट और यहाँ पे हो गया टाइम। ये हमारा है 2 एम्पियर, ये 0, और यहाँ पे हमारा टाइम है 1 माइक्रो सेकेंड। तो 1 माइक्रो सेकेंड तक ये करंट 0 एम्पियर से 2 एम्पियर होने तक ये करंट इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद बेशक कांस्टेंट है। तो इस ग्राफ से हमें देखने को मिल रहा है कि 0 एम्पियर से 2 एम्पियर होने में इस करंट को टाइम लग रहा है 1 माइक्रो सेकेंड, और ये करंट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे करंट इंक्रीज़ हो रहा है, करंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ होगी। ये हम जानते हैं कि किसी भी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, किसी भी सोलेनॉइड के अंदर अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो भी हमारी इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ क्यों होगी कि हम जानते हैं कि सोलेनॉइड के केस में जहाँ पे भी सोलेनॉइड आता है, जहाँ पे भी सोलेनॉइड आता है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनॉइड B इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनॉइड का फॉर्मूला आता है हमारा B इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है सोलेनॉइड के केस में। यहाँ पे म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट हमारी होती है परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। चैप्टर 1 में हम ये चीज़ जानते हैं कि वहाँ पे था एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या था? वो था हमारा परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पे म्यू नॉट है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और यहाँ पे ये जो म्यू नॉट है ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7 टेस्ला पर मीटर। यहाँ पे ये जो n है, ये n है हमारा नंबर डेंसिटी, ये n है हमारा यहाँ पे नंबर डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है n इक्वल टू में कैपिटल N अपॉन में L। यहाँ पे जो कैपिटल N है इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। इस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसका मतलब होता है n। यहाँ पे उसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। और यहाँ पे L होती है लेंथ। जहाँ तक यहाँ पे ये टर्न्स आ रहे हैं इसकी टोटल लेंथ कितनी है उसे हम n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ को। तो इस फॉर्मूले से B इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई। सोलेनॉइड के केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के फॉर्मूले से यहाँ पे हमने देखा कि 0 से 2 एम्पियर तक करंट इंक्रीज़ हो रहा है, करंट यहाँ पे हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के इस फॉर्मूले से। अगर हमारा I इंक्रीज़ होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ होगी। मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ होगी। तो अब सपोज कर लेते हैं कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल का हमारा एरिया है A। इस कॉइल का जो एरिया है हमारा वो A है। तो एज वी नो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू में A, मैग्नेटिक फील्ड इंटू में एरिया। जैसे कि चैप्टर 1 में था, चैप्टर 1 में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू में A। यहाँ पे E क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। E यहाँ पे था इलेक्ट्रिक फील्ड और A यहाँ पे था हमारा एरिया। बिल्कुल इन द सेम वे मैग्नेटिक फ्लक्स में B यहाँ पे हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे A हमारा क्या है? एरिया। तो B में अगर मैं इस यहाँ पे इस फॉर्मूले में मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ तो फाई इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई इंटू में A। अब फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल में सपोज कर लेते हैं n टर्न्स हैं। सपोज देयर आर कैपिटल N टर्न्स इन द कॉइल। तो यहाँ पे कैपिटल N टर्न्स है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू में n म्यू नॉट एन आई इंटू में A। यहाँ पे मैं n की वैल्यू जानता हूँ, n हमारा नंबर डेंसिटी है, यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। n इक्वल टू में होता है कैपिटल N अपॉन में L। यहाँ पे जो कैपिटल N है वो है नंबर ऑफ टर्न्स,
और यहाँ पे ये जो एल है वो है लेंथ। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करता हूँ तो फाई इक्वल टू में एन म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन में एल आई इंटू में ए। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू में एन स्क्वायर म्यू नॉट आई इंटू में ए अपॉन में एल। इसको हम मान लेते हैं, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो इस फॉर्मूले से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। फाई यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। तो अगर हमारा यहाँ पे आई इंक्रीज हो रहा है, आई अगर हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो हमारा फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स है। यहाँ पे फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है आई के इंक्रीज होने से, सो हियर change in flux which leads to formation of induced EMF, which leads to formation of induced EMF। अगर यहाँ पे change in flux होता है तो यहाँ पे induced EMF प्रोड्यूस होगा। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि whenever there is change in flux there will be formation of induced EMF। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे मान लेते हैं पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ से ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आई अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। तो ये करंट जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स हो रहा है करंट के इंक्रीज होने से। तो यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स से, फ्लक्स के चेंज होने से, चेंज इन फ्लक्स की वजह से यहाँ पे एक ऐसा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो इसी का अपोज करेगा। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव, इस कॉइल के यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। तो जब इसमें से करंट फ्लो होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा तो वो इसी का ही अपोज करेगा। यहाँ पे ये वाला जो एरो है, ये वाला जो एरो है ये है करंट। ये उस करंट का है जो न्यूली फाउंड ईएमएफ की वजह से बन रहा है। करंट फ्रॉम न्यूली फाउंड EMF, करंट फ्रॉम न्यूली फाउंड EMF। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स बैटरी के पहले से ही फिक्स्ड है। इस पूरी प्रोसेस में करंट इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है। चेंज इन फ्लक्स से हमें इंड्यूस्ड EMF मिलेगा। इंड्यूस्ड EMF जो यहाँ पे हमें मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है कि इसी EMF का ये अपोज करता है। यहाँ से करंट अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे बना लेता है और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे बना लेता है। करंट हमेशा फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से ये करंट ऐसे नीचे की डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये कॉइल वाला करंट है, कॉइल वाला करंट है। यहाँ पे एरो थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रहा, डायग्राम थोड़ा ऐसा हो गया, इस वजह से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये करंट ऐसे फ्लो होगा और ये EMF का करंट ऐसे फ्लो होगा। अगर EMF का करंट ऐसे ऊपर जा रहा है और ये कॉइल का करंट है ये नीचे जाएगा। तो this newly formed EMF which is formed because of change in flux, is known as back EMF or self induced EMF। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF कहते हैं या फिर बैक EMF कहते हैं। यहाँ पे ये जो कॉइल की वजह से, चेंज इन फ्लक्स की वजह से ये कॉइल में जो इंड्यूस्ड EMF मिला है जो उल्टा जा रहा है, इस बैटरी वाले वोल्टेज के करंट के, इस बैटरी वाले वोल्टेज के करंट जो ऊपर जा रहा है इसका अपोज कर रहा है, उसे हम कहते हैं बैक EMF या फिर सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। तो अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, सेल्फ इंडक्शन थ्योरी की। सेल्फ इंडक्शन थ्योरी में कैसे लिखेंगे। कॉन्सेप्ट हम पूरा जान चुके हैं, यहाँ पे पूरा हर चीज़ क्लियर हो चुकी है कि सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होता क्या है, प्रोडक्शन कैसे होता है उसका, उसे लिखेंगे कैसे, ये चीज़ देख लेते हैं। व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू ए कॉइल
it produces magnetic field. It produces magnetic field around it, which gets linked with coil. तो जब इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा था, इस वोल्टेज वाले करंट से फ्लो हो रहा था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था। वो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से लिंक हो गई। सोलेनॉइड के केस में ऐसा ही होता है। तो व्हेन करंट चेंजेस, field which is linked with coil also gets changed. Then flux will be changed. तो यहाँ पे अगर करंट जो चेंज हो रहा है तो उससे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हुई है इस कॉइल में वो भी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमारा फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। एंड एज वी नो, एनी चेंज इन फ्लक्स will produce EMF. This phenomenon of getting EMF is called self-induction. यहाँ पे ये जो चेंज इन फ्लक्स की वजह से मुझे यहाँ पे EMF मिल रहा है, बैक EMF मिल रहा है। इस EMF के मिलने के प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। और एंड दिस EMF is called back EMF और सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। या तो हम इस EMF को, ये जो मिली है उसे हम सेल्फ इंड्यूस्ड EMF कहेंगे या फिर बैक EMF करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसका डेरिवेशन क्या है। तो इक्वेशन 1 हमारी ये थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 फाई इक्वल टू में था n स्क्वायर म्यू नॉट IA अपॉन में L, n स्क्वायर म्यू नॉट IA अपॉन में L। तो यहाँ पे हमें पता है कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। I जब इंक्रीज करेगा देन फ्लक्स विल इंक्रीज। तो हेयर फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। एज वी नो दैट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, तो हमारा फॉर्मूला था V इक्वल टू में IR। किसी भी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट को लगाना पड़ता है। ओम्स लॉ का ये फॉर्मूला था कि V इक्वल टू में IR। R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और हम ये भी जानते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q इक्वल टू में CV। यहाँ पे C हमारा कैपेसिटेंस है, और R रेजिस्टेंस है। इन द सेम वे ये रेजिस्टर था, ये कैपेसिटर था, और यहाँ पे हम जो लगाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वो होगा हमारा इंडक्टेंस, फाई इक्वल टू में Li। हेयर L इक्वल टू में इंडक्टेंस, L हमारा यहाँ पे इंडक्टेंस है। तो इन दोनों फॉर्मूले में V इक्वल टू में IR में एंड Q इक्वल टू में CV में रेजिस्टेंस हमारा ना ही वोल्टेज पे डिपेंड था ना ही करंट पे डिपेंड था। रेजिस्टेंस हमारा किस पे डिपेंड था? एरिया पे, लेंथ पे। रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड था डायमेंशंस पे, शेप पे, किसी भी मटेरियल की शेप पे। एरिया कितना है उसका, टेम्परेचर कितना है, लेंथ कितनी है। इन द सेम वे कैपेसिटेंस भी हमारा यहाँ पे चार्ज पे भी डिपेंड नहीं था और वोल्टेज पे भी डिपेंड नहीं था, ये भी हमारा डिपेंड था डायमेंशंस पे। और यहाँ पे भी फ्लक्स इक्वल टू में फाई इक्वल टू में Li है। यहाँ पे L जो इंडक्टेंस है ये भी हमारा ना ही इस फाई पे डिपेंड होगा, फ्लक्स पे डिपेंड होगा, और ना ही करंट पे डिपेंड होगा। इट विल डिपेंड ऑन डायमेंशंस। इंडक्टेंस
here will depend upon dimensions, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड होगा कि कॉइल पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसका शेप क्या है एंड शेप ऑफ कॉइल। इसकी यूनिट क्या होती है, इंडक्टेंस की यूनिट होती है, यहाँ से हम देख सकते हैं L इक्वल टू में पाई अपॉन में I, इसकी यूनिट होती है वीबर अपॉन में एरिया, एम्पियर, वीबर अपॉन में एम्पियर, जिसको हम लिख सकते हैं हेनरी, H से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक साइंटिस्ट का नाम था। यहाँ पे ये जो H है ये हेनरी है। जैसे कैपेसिटेंस की यूनिट हम फराडे जैसे हमारा साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट दिए हैं, ये कैपेसिटेंस की यूनिट हम फेरेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इन द सेम वे इंडक्टेंस की यूनिट हम यहाँ पे H हेनरी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स है तो इस फॉर्मूले को हम और कैसे लिख सकते हैं, L इक्वल टू में n फाई अपॉन में I, n फाई अपॉन में I, तो n फाई इक्वल टू में L I। इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड पे, तो n डी फाई बाई डी टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, L डी आई बाई डी टी। यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख नहीं रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हमने किया है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इस वाली इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो n तो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बाहर आ जाएगा, और L यहाँ पे इंडक्टेंस है हमारा कांस्टेंट है जो हमने प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए करा था यूज़, तो डी आई बाई डी टी और यहाँ पे हो गया डी फाई बाई डी टी। तो एज वी नो फ्रॉम फराडेज लॉ, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फराडेज लॉ में, कि ई एम एफ इक्वल टू में माइनस डी फाई बाई डी टी। The induced EMF produced here is directly proportional to, is equal to negative of rate of change of flux with respect to time। ये हम फराडेज लॉ में पढ़ चुके हैं ये फार्मूला, कि EMF यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है उसका फार्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी इक्वल टू में माइनस EMF, इसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ डी फाई बाई डी टी की जगह, E इक्वल टू में माइनस L डी आई बाई डी टी। यहाँ पे ये जो n है सिर्फ ये नंबर ऑफ टर्न्स है, इसे हम ना भी लिखें तो चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हों हमें। तो यहाँ पे अगर मैं डी फाई बाई डी टी की जगह माइनस ई एम एफ यहाँ पे पुट कर देता हूँ, n को अगर नेगलेक्ट भी कर देते हैं तो माइनस यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हमें फार्मूला मिल गया ई एम एफ इक्वल टू में माइनस L डी आई बाई डी टी। ये हमारा फार्मूला किसका है, ये हमारा फार्मूला है सेल्फ इंड्यूस्ड ई एम एफ और बैक ई एम एफ का। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला या फिर बैक ईएमएफ, कुछ भी बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि 1 हेनरी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे। अगर तो 1 हेनरी उस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं ईएमएफ इक्वल टू में माइनस L डी आई बाई डी टी से 1 हेनरी की अगर डेफिनेशन चाहिए तो व्हेन द रेट ऑफ चेंज इन अ करेंट इन अ कॉइल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। जब हमारा यहाँ पे डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाएगा, और देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज इज 1 वोल्ट, एट दैट पॉइंट L इंडक्टेंस इक्वल टू में 1 हेनरी। ईएमएफ भी हमारा 1 वोल्ट हो गया और डी आई बाई डी टी भी हमारा 1 एम्पियर पर सेकेंड हो गया, उस केस में हमारा इंडक्टेंस 1 हेनरी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ हम 1 हेनरी की डेफिनेशन के लिए मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे। तो ये तो हो गया आज का टॉपिक। बस एक चीज़ और रहेगा इसमें कि एनर्जी को कैसे स्टोर करता है। जैसे कि कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में हमारा ये फार्मूला है U इक्वल टू में हाफ CV²। पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला होता है कैपेसिटेंस के केस में। यहाँ पे ये C कैपेसिटेंस है, V हमारे यहाँ पे वोल्टेज है, और ये U वर्क डन भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। इंडक्टेंस के केस में इसका फार्मूला क्या होगा, तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये वायर है जिसके बीच में ये कॉइल है, एक कंडक्टर लगा रखा है हमने, ये कंडक्टर है। तो सपोज I अमाउंट की करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है इस वायर में से,
वायर में से आई अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और यहाँ पे ये नेगेटिव है। जब भी करंट किसी के अंदर घुसती है तो वहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जहाँ से निकलती है वहाँ पे होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। सपोज यहाँ पे di/dt, ये जो करंट है इस वायर में पहले चल रही थी आई अमाउंट की करंट, जब इस कॉइल के इस कंडक्टर के अंदर घुसती है तो यहाँ पे ये जो di/dt है ये हमारा चेंज इन करंट है, ये हो गया हमारा चेंज इन करंट। तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, P इक्वल टू में V इंटू में I। यहाँ पे V की जगह मैं EMF लिख सकता हूँ, EI। और पावर का एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, पावर इक्वल टू में वर्क डन अपॉन में टाइम। सो यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैं पुट कर देता हूँ। स्मॉल वर्क डन के केस में यहाँ पे हम चेंज इन करंट में स्मॉल अमाउंट के करंट की डिस्कशन कर रहे हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट में लिया है dW/dt इक्वल टू में LDI/dt इंटू में I। यहाँ पे ये जो EMF का फॉर्मूला मैंने लिख दिया LDI/dt, यहाँ पे ये EMF का फॉर्मूला हमने डिराइव कर चुके हैं -LDI/dt। इस फॉर्मूले में हमने माइनस नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। अब मेरे को यहाँ पे अगर कंप्लीट वर्क डन चाहिए तो मैं इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दूंगा, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे dW/dt का ताकि मुझे वर्क डन मिल जाए, और यहाँ पे LDI/dt इंटू में I। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो W आ जाएगा बाहर, L यहाँ पे कांस्टेंट है, अंदर क्या बच गया IDI, अंदर बच गया IDI। तो जब हम IDI का इंटीग्रेशन करेंगे, किसी भी इंटीग्रेशन करते हैं, मान लो x का इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे x की पावर 1 है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं, x की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1। तो यहाँ पे I की पावर अगर 1 है तो LI² अपॉन में 2 इक्वल टू में W। यही हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।